हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कंसेप्ट, फैक्ट और कुछ चीजों का एनालिसिस। असलियत में एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एनसीईआरटी होती है ये टिपिकली फिक्स होती है, टिपिकली ओरिएंटेड होती है सिर्फ एक जगह पर, और वो होता है आपका कंसेप्ट, फैक्ट कंसेप्ट मेनली। इसमें फैक्ट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल होते हैं। समझे? एनसीईआरटी का जो मेन सेक्शन होता है उसमें कंसेप्ट, वो भी बेसिक कंसेप्ट, वो पूछा जाता है। एनसीईआरटी में बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए। वहीं अगर आप दूसरे पार्ट में देखते हैं, एक पार्ट आ जाता है पीटी। पीटी में भी कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट होता है। समझे? यहां कंसेप्ट जो होता है वो इन डेप्थ कंसेप्ट होता है, यानी गहराई से आपसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। गहराई से कंसेप्ट का मतलब ये है कि गहराई का मतलब ये है दोस्तों, असलियत में गहराई का मतलब ये है कि अल्टीमेट लेवल पर डेप्थ में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब बहुत ही। तो एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट क्लियर होगा उससे थोड़ा ज्यादा गहराई में उतरना पड़ता है। फैक्ट्स जो हैं वो नंबर ऑफ फैक्ट्स आर हाई। फैक्ट्स का जो नंबर है वो ज्यादा होता है, समझे? और वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से पूछ लिया जाएगा, मैगजीन्स या जर्नल्स या गवर्नमेंट की डिबेट डिस्कशन से, गवर्नमेंट की डिबेट डिस्कशन, इन सब चीजों से पूछ लिया जाएगा। समझे? तो सवाल ये होता है कि पीटी में अल्टीमेट लेवल पर इन डेप्थ में आपको घुसना पड़ता है, और यही एक रीजन है कि यहां पर नो लिमिट होती है, कोई लिमिट नहीं होती, और नो पैटर्न, के कोई पैटर्न भी नहीं है। यूपीएससी कब अपना सवाल पूछने का तरीका बदल ले, कब अपना डायमेंशन बदल ले, कब अपना गोल कोस्ट बदल ले, कोई कुछ नहीं बता सकता, कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ लें कि पीटी में जो भी कंसेप्ट और फैक्ट पूछा जाएगा उसमें सबसे बड़ी बात, और यूपीएससी का सबसे बड़ा गेम क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है सिमिलर टाइप के फैक्ट्स और कंसेप्ट देकर, या फिर छोटा मोटा कोई चेंज करके आपसे पूछेगा अब बताओ। तो यहां आपको एक शार्पनेस चाहिए होती है, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चीते जैसी फुर्सती तो चाहिए, जैसे बाज की नजर होती है वो बाज की नजर भी चाहिए, तब जाके आप पीटी के फैक्ट्स के ऊपर एनालिसिस कर पाते हो। क्योंकि आप समझिए यहां पर एक एग्जाम प्रेशर भी होता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट जो सीरियस हो
उसके दिमाग में एक बात ना हो कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा। एग्जाम प्रेशर, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर इसलिए भी क्रिएट होता है क्योंकि हम इससे पहले एक सपना देख चुके हैं कि भाई 100% होगा ही होगा, मैं करूंगा ही करूंगा, होगा ही होगा। और अगर होगा ही होगा आप सोच लेते हैं तो अगला स्टेप यही आ जाता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हमेशा चलता है, और वो मुझे नहीं लगता वो समझदार लोग हैं या फिर वो ज्यादा कुछ ऐसा कर पाते होंगे या अपने फैक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाते होंगे, वजन दे पाते होंगे, जो ये कहें कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं कहता हूं नेगेटिव सोचकर चलना चाहिए, और नेगेटिव जब तक नहीं सोचोगे तो पॉजिटिव की कमजोरी का पता नहीं चलेगा। और फेल्योर के बारे में पहले सोच के चलना चाहिए, क्योंकि फेल्योर के डर के आगे ही तुम्हारी जीत होगी। फेल्योर का डर आपको मेहनत करने के लिए उकसाएगा अगर आप लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। तो अगर आप दब्बू प्रवृत्ति के हैं तो लड़ने का जो डर है उसकी जगह आप घबराहट ले लेगी, और वो जो घबराहट है उसकी वजह से आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देंगे। तो आप समझिए असलियत में मामला क्या है। मामला, मैं पीटी की बात कर रहा हूं तो पीटी के अंदर शार्पनेस चाहिए और एक एग्जाम प्रेशर होता है, और ये एग्जाम प्रेशर असलियत में शार्पनेस की कमी, यहां पर ही सवालिया निशान किसी भी स्टूडेंट के बीच में के लिए होता है कि असलियत में आप में वो शार्पनेस यानी बाज की नजर है या नहीं है, या वो पार की नजर है या नहीं, जो अपना रास्ता बना ले और सही को सही और गलत को गलत पहचान पाए। लेकिन दूसरा, ये शार्पनेस अगर शांत दिमाग है तो नॉर्मली ज्यादा काम क्रिएट करता, ज्यादा फ्रूटफुल होती है या ज्यादा अपना असर दिखाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां पर एग्जाम प्रेशर की है। आपकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एग्जाम प्रेशर जो है वो कंज्यूम कर जाता है, मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम कर जाता है। जो रही सही कसर है वो, और वही एनर्जी जो एग्जाम प्रेशर की वजह से कम है वो घबराहट की वजह से कई बार और कम हो जाती है। नतीजा क्या, सबसे पहले आप अपने इस क्वालिटी को खो बैठते हैं, और आते जाते सवाल फिर आपके गलत होते हैं और आप इस कंफ्यूजन के अंदर फंस जाते हैं। और जैसे ही आप इस कंफ्यूजन के अंदर फंसते हैं, पीटी का जो रिजल्ट है वो आपके सपने तोड़ता है। और ऐसा कुछ मतलब रोल नंबर ही लिख के नहीं भेजते पीटी का, तो यही बताते हैं ना कि ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, बाकी जिसका नहीं हुआ वो घर बैठो, कुछ नहीं किया जा सकता। यहां एक छोटा सा पार्ट मेंस का और देख लेते हैं, फिर आगे पीटी पर ही फोकस करेंगे कि असली मेन पार्ट क्या है मेंस का। तो अगर आप मेंस की बात यहां पर करते हैं तो मेंस और पीटी में क्या फर्क है समझिए। पीटी में और मेंस में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेंस में सबसे कम चाहिए होते हैं फैक्ट, सबसे कम। उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट के अंदर एक तो होता है इन डेप्थ, यानी आपको गहराई से चीजें पता हो, और साथ में एक दूसरी चीज भी होती है जो मेंस में जरूरी होती है, और वो दूसरी होती है वाइटल पार्ट ऑफ दिस फैक्ट, वाइटल पार्ट ऑफ दैट टॉपिक, यानी उस टॉपिक की आत्मा, यानी बहुत आधारभूत, जिसके इर्द गिर्द वो सारे का सारा टॉपिक या कंसेप्ट चल रहा है, वो क्या है। तो यहां ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंस के लिए, और इस कंसेप्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस की क्षमता।
कि क्या आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। और ये असलियत में ये ही चीज नॉट फाउंड इन एनी बुक, किसी भी किताब में ये नहीं होती है। जनरली किसी भी किताब में ये नहीं होती है, या तो ये बाय बर्थ होती है जो कि रेयर है, या फिर वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आती है। तो मेंस को अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि असलियत में मेंस में 3 पार्ट्स होते हैं जो जिसकी वजह से मेन जिनके ऊपर डिपेंड करता है। फैक्ट है जो सबसे कम चाहिए, कंसेप्ट है जो कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए, एनालिसिस सबसे ज्यादा चाहिए, एनालिसिस सबसे ज्यादा चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 60% आपका एनालिसिस का पार्ट लगभग होता है, 30% आपका कंसेप्ट का पार्ट होता है, और केवल आपको मेंस में 10% फैक्ट्स चाहिए। और एनालिसिस ही आपको पास या फेल करवाता है मेंस में। लेकिन अब मैं मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा या फोकस नहीं कर रहा। मेरा असली पार्ट है पीटी। पीटी के अंदर 2 चीजें थी, एक तो कंसेप्ट और दूसरा फैक्ट। मैं यहां पर बात कर रहा हूं जीएसपीटी की, उसमें सीसेट की बात अभी नहीं कर रहा, समझे। तो कंसेप्ट और फैक्ट में असलियत में बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है कि पीटी में आपको पूछा गया एक तरफ कंसेप्ट और दूसरी तरफ फैक्ट। अब कंसेप्ट की प्रॉब्लम यह है कि इन डेप्थ पूछा जाएगा, यानी गहराई से पूछा जाएगा। और जब ये इन डेप्थ यानी गहराई से पूछा जाएगा तो या तो आप थिक बुक्स यानी मोटी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन मोटी किताबों में थ्योरी ज्यादा दे रखी होती है, कंसेप्ट कम दे रखा होता, थ्योरी ज्यादा दे रखी होती है, और एक किताब एक कंसेप्ट को लंबा चौड़ा लिखकर आपसे पूछा गया होता है। लेकिन पीटी जो है इन डेप्थ में भी 2 और 3 लाइन में ही क्वेश्चन पूछकर खत्म कर लेता है, और वो अंदाजा लगा लेता है कि आपका वो कंसेप्ट वाला पार्ट सही है या नहीं है। यहां स्टूडेंट जो है वो मोटी किताब में इन 2 से 3 लाइनों को ढूंढ नहीं पाता, और इसीलिए जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं ज्यादातर। और हिंदी मीडियम के साथ ये क्वेश्चन गलत करने की जो रेशियो होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें उनके साथ कुछ समस्याएं रहती हैं, वो बाद में डिस्कस की जाएंगी। और हिंदी मीडियम का सबसे जो स्टूडेंट है वो ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत करता है, जहां पर मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी वो 2 या 3 लाइन में पूछे गए कंसेप्ट को नहीं पहचान पाता। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसलेशन, जो कि यूपीएससी में अक्सर थोड़ी सी समस्या में रहती है या उसके ऊपर आरोप रहते हैं। या फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ वो होता है ट्रांसलेशन के साथ साथ असलियत में शॉर्ट नोट्स की कमी, शॉर्ट नोट्स इनकी कमी। ये एक टैलेंट है, ये एक आर्ट है कि आपने एक चैप्टर को लंबा चौड़ा पढ़ा,
मान लिया एक चैप्टर के 100 पेज पढ़े, उन 100 पेजेस को अगर आप 20 से 30 लाइनें या 40 लाइनों में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए हैं और आप कैपेबल हैं कि उन्हें केवल और केवल 40 लाइनों में आप लिख पाएं, तो वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन यहां हमारा जो स्टूडेंट है उसके वो शॉर्ट नोट्स इस काम के नहीं होते कि वो असलियत में उसके शॉर्ट नोट्स में किताब की लाइनें उतारी हुई होती हैं, लाइनों के छिपे हुए अर्थ नहीं होते। नॉर्मली आप अपने आप से पूछकर देखिए, जब आप नोट्स बनाने बैठते हैं तो असलियत में उन नोट्स को आप कैसे बनाते हैं? क्या आप पूरी की पूरी लाइनें या पूरी की पूरी किताबें उतार मारते हैं? उत्तर है हाँ। एक पेज के जब आप नोट्स बनाने लगते हैं तो एक पेज का 60 से 70% आप पार्ट या तो लाइन लगा देते हैं या उतार लेते हैं कॉपी में, और आप कहते हैं वो नोट्स हैं। वो केवल टीपी हुई किताब है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। पेपर उसमें से आ भी जाए और उसमें से ही लिखा हुआ आ जाए तो इतनी मोटी किताब में से या उतने मोटे रजिस्टर में से जो आपने भर लिया, उस 3 लाइनों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, खासकर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, वो फ्रॉम द लाइन की जगह इन बिटवीन द लाइन्स से पूछा जाता है। यानी किसी किताब में से नहीं पूछा जाएगा, किसी लाइन में से नहीं पूछा जाएगा, लाइनों के बीच में से पूछा जाएगा। जो लाइनों में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा उसके अर्थ के रूप में नजर आएगा, उसके मतलब के रूप में नजर आएगा। और यहां हमारा ये कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन जनरली 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन गलत होते हैं और इसकी प्रॉब्लम है। और यहां क्योंकि ये 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन, कई बार चलो 7, चलो 6 क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर हमने छोड़ दिए, या फिर वो समझ में नहीं आया, या फिर यूपीएससी ने थोड़ी सी आपने कंफ्यूजन क्रिएट करी तो वो क्वेश्चन गलत कर दिया या फिर कंफ्यूज करके भगा दिया, तो ऐसे में तो पीटी फेल हो गया। तो बच्चा हमेशा गेम खेलता है, ढूंढ कर एक कंफर्टेबल जोन ढूंढता है फैक्ट वाली। हाँ, फिर बच्चा एक कंफर्टेबल जोन ढूंढता है और वो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट ढूंढता है फैक्ट के रूप में, कि जब वो फैक्ट लिख लिख के पास हो जाएंगे या फैक्ट ढूंढ ढूंढ के पास हो जाएंगे। अब या यूपीएससी यहां पर सबसे ज्यादा, किसी भी यूपीएससी के एग्जाम को उठाकर देखेंगे, फैक्ट और कंसेप्ट के बीच में 60-40 का रेशियो होता है। आप यूपीएससी का जेन्युइन क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, जहां पर कंसेप्ट 60% हो और फैक्ट 40% हो, वो पेपर इजी कहा जाता है या एवरेज कहा जाता है। कंसेप्ट रेशियो फैक्ट होता है, कंसेप्ट रेशियो फैक्ट होता है। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ये अगर 60 है और 40% फैक्ट है तो वो पेपर होता है एवरेज। नॉर्मली उसे एवरेज पेपर माना जाता है। और जैसे जैसे कंसेप्ट का रेशियो बढ़ता जाएगा, फैक्ट का रेशियो कम होता जाएगा, या कंसेप्ट के वाले क्वेश्चन में ही फैक्ट पूछ लिया जाएगा, तो वो पेपर 80% तक पहुंचते पहुंचते टफ हो जाता है। 80-20 की रेशियो में वो पेपर टफ हो जाता है और उसे हिला पाना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जैसे जैसे पीटी के अंदर, जैसे जैसे यूपीएससी पीटी में फैक्ट का पोर्शन कम होता जाएगा, कंसेप्ट का पोर्शन बढ़ता जाएगा, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है
हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेशियो है वो रिड्यूस होता जाएगा, घटता जाएगा। फैक्ट है, ये रियलिटी है, आप उठाकर देखिएगा। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 जैसे जैसे पेपर में फैक्ट बढ़ते, कंसेप्ट बढ़ता गया, फाइनल रिजल्ट में हिंदी मीडियम के नंबर उतने ही कम होते गए, या फाइनल रिजल्ट में हिंदी मीडियम उतना ही पिछड़ता गया। क्यों? उसका सीधा रेशियो है, उसका सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन जो थी वो 2016 के आसपास की थी। 16 वाले पेपर में जो 17 में सिलेक्शन हुए थे, जो रिजल्ट आया था उसमें हिंदी मीडियम की दुर्गति नजर आई, रो पड़े थे बच्चे कि सिलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढे हुए। 17-18 का भी हाल यही था, समझे? 17-18 के बाद तो हिंदी मीडियम टॉप 100 के अंदर दिखाई देते हुए रो रहा है कि है भी या नहीं, पता नहीं। हिंदी मीडियम टॉप रैंकर्स में, टॉप 100 में दिखाई देते हुए रो रहा है। उसके पीछे का रीजन, फैक्ट्स तो आप रख लेंगे, कंसेप्ट में मामला गोल है। और फैक्ट्स के अंदर भी सीधे फैक्ट नहीं पूछे जाते कि कौन सा प्रधानमंत्री कहां आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं पूछा जाता, समझे? कुछ भी नहीं पूछा जाता। भाई मान लिया, अब जैसे एक दरियाई घोड़े के ऊपर क्वेश्चन था कि ये दरियाई घोड़ा कौन से देश में पाया जाता है, तो सवाल ये था, एक था उसमें भारत लगा दिया या जो भी एरिया लगा दिया। तो सवाल उसमें ये था कि वो लड़कों को लगा वो पाया जाता है, लेकिन वो पाया नहीं जाता, वो एक बह के आ गया था। खबर ये थी कि बाढ़ आई और कुछ दरियाई घोड़े या कुछ जानवर बह के आ गए, उसमें दरियाई घोड़ा था। अब यूपीएससी ने वो सवाल पूछ लिया। कहने को वो फैक्ट है, लेकिन असलियत में फैक्ट के पीछे की एक कहानी है, सीधा फैक्ट नहीं है। हिस्ट्री को छोड़ के सीधे फैक्ट कहीं आते ही नहीं। और हिस्ट्री के अगर मैक्सिमम तो मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन आ भी गए, 15 क्वेश्चन, तो उसमें कौन सी तोप चल जाएगी। चलो पॉलिटी के भी 10-12-15 क्वेश्चन आ गए, कंसेप्ट तो उसमें भी है, और फैक्ट ऐसे घुमा फिरा के करने वाले हैं तो कुछ कहने की हद नहीं। किताबें ही नहीं मिलती, और अगर मिलेंगी तो एक क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी किताब पढ़ पाना अपने आप में चैलेंजिंग है, पढ़ना ही की जरूरत ही नहीं। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि पीटी नीड्स अ स्ट्रेटेजी। पीटी की प्रिपरेशन में प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, होती है, और आपकी होनी चाहिए। तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपने रिजल्ट का सपना देखा है या जिस रिजल्ट की आपने उम्मीद की है, वो रिजल्ट आपको कामयाबी मिलेगी उस रिजल्ट में। वरना बतेरे आउट होते हैं, एक आप भी होंगे। बहुत होते हैं जो आउट हैं, तो आप भी हो जाएंगे, कौन सी नई बात है? इट्स नॉट न्यू, ये नया नहीं है। हो जाएंगे आउट। रिजल्ट क्या होगा? वो यही होगा जो मैं बता रहा हूं। स्ट्रेटेजी समझिए, असलियत में प्रॉब्लम क्या रहती है और आप लोग जहां उलझते हैं वो क्या है। मेरा मानना यह है कि असलियत में आपको 3 तरीके के क्वेश्चन से पीटीजीएस में आपने 3 तरीके के क्वेश्चन को डील करना होता है। एक वो क्वेश्चन है जो प्योरली कंसेप्ट वाला है। दूसरा वो क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का मिक्सचर है। और तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा जो क्वेश्चन आता है, वो आता है फैक्ट वाला। मैं गारंटी से कहता हूं, हमारे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके दिमाग में एक बात आएगी, सर फैक्ट वाले तो कर लेंगे, है ना। जिसके दिमाग में ये बात आई कि फैक्ट वाले क्वेश्चन तो कर लेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ नजर आएगा, वो बेवकूफ ही है। फैक्ट भी लड्डू की फॉर्म में थोड़ा ना पूछने वाला है यूपीएससी। फैक्ट में भी कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा हुआ होता है।
और कंसेप्ट में कोई ना कोई फैक्ट छुपा हुआ होता है। तो ऐसे में नॉर्मली हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंसेप्ट है और वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फैक्ट है, और ये वाला तीसरा क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट और फैक्ट दोनों है। सबसे पहले समझ लीजिए, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपका जनरली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का ट्रेडिशनल पार्ट, इकोनॉमी का ट्रेडिशनल पार्ट, और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझे, इन मेन सेक्शन से पूछा जाता है। यहां ज्यादातर पार्ट कंसेप्ट का होता है। अगर यहां पर फैक्ट भी दिखाई दे रहा है ज्यादातर में, तो जनरली वो कंसेप्ट से होता है। यहां स्टूडेंट उन कंसेप्ट्स के मामले में फेल हो जाता है और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर बैठता है। समझे? हिस्ट्री के फैक्ट, कंसेप्ट फिर भी थोड़े कम पूछे जाते हैं। मेन कंसेप्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के पूछे जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट। और वो जो कंसेप्ट होता है वो असलियत में छोटा सा हेर फेर, इजएमआर टाइप का करके आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है और वहां से सवाल को आप डुबो बैठते हैं। यहां ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली रिपोर्ट पर से, कोई भी रिपोर्ट छपी है नेशनल इंटरनेशनल, उससे कोई भी कमीशन बना है या उसकी रिकमेंडेशन होती है उससे, या कोई जजमेंट आई है उससे, या फिर जजमेंट के बाद मान लिया कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उससे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां कंसेप्ट और फैक्ट का मिला जुला पार्ट देखने को मिलता है। यहां से कंसेप्ट और फैक्ट का मिला जुला पार्ट देखने को मिलता है, यानी कंसेप्ट और फैक्ट दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। और जब कंसेप्ट और फैक्ट दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं तो असलियत में यहां पर आपको फैक्ट डुबोता है, यहां आपको फैक्ट डुबोता है। और वो फैक्ट जो है, और वो फैक्ट जो है वो इस तरीके का होता है कि जैसे 2020 को 22 कर दिया, 10% को 12% कर दिया, किसी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया, मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया या गलत डाल दिया, किसी मिनिस्ट्री के बाद किसी डिपार्टमेंट का नाम आगे पीछे कर दिया, या फिर डिपार्टमेंट का नाम आगे पीछे करने के साथ साथ किसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे पीछे कर दिया। समझे? और बच्चा पूरी मेहनत करने के बाद भी इन सवालों के अंदर उलझ जाता है, इन सवालों में फेल हो जाता है, और जिसे कहते हैं कि मामला फिर उस बच्चे के साथ खराब हो जाता है। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, समझे? असलियत में ये कंसेप्ट और फैक्ट वाले, कंसेप्ट में तो कंसेप्ट को ही बारीकी से पूछा जाएगा, समझे, और उसी में आपको उलझाया जाएगा। ये क्वेश्चन अगर किसी ने ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रखी है, अगर किसी ने ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रखी है तो इस सेक्शन को
प्रिपेयर करते हुए उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, या इन क्वेश्चंस को करते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके गलत होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं सवालों ने क्रिएट कर दी होती है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपने पॉलिसी पढ़ ली लेकिन डिपार्टमेंट में कंफ्यूज हो गए, आपने पॉलिसी पढ़ ली लेकिन एजेंसी में कंफ्यूज हो गए, आपने रिपोर्ट पढ़ ली एजेंसी में कंफ्यूज हो गए, डिपार्टमेंट में, या फिर कौन से साल से कौन से साल तक कितना कैसे क्या पॉइंट कौन से ऊपर कौन से नीचे, फैक्ट्स में आपको यहां पर कंफ्यूज किया। कंसेप्ट ठीक है, फैक्ट में कंफ्यूज किया, क्वेश्चन गलत। और जब क्वेश्चन गलत, तो भाई फिर तो गलत ही है, ना मैं कर सकता ना आप कुछ कर सकते। यहां तीसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है फैक्ट। यहां यूपीएससी सबसे ज्यादा खेल करती है। मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, यूपीएससी सबसे बच्चे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फैक्ट्स में होता है, और खेल सबसे ज्यादा यही होते हैं। यूपीएससी के सबसे ज्यादा खेल इन्हीं कंसेप्ट्स में होते हैं, हाँ या ना? इन्हीं कंसेप्ट्स में होते हैं, ये फैक्ट्स में होते हैं। और जितना ज्यादा आप फैक्ट याद करते हैं, उसमें उतना ज्यादा उलझते चले जाते हैं। कितना रटेगा बच्चा? और खास बात ये है, मैं खासकर हिंदी मीडियम वाले की बात कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा फैक्ट्स रटने पे ध्यान देता है, सबसे ज्यादा फैक्ट्स रटने पे ध्यान देता है। ये भी रट ले, वो भी रट ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, पता लगा पेपर कहीं और से आ रहा है, वो फैक्ट कहीं और याद कर रहा था। कितने फैक्ट याद करेंगे? कितने फैक्ट? भाई गाड़ी का नंबर भी एक फैक्ट है, पता होना चाहिए। एक गाड़ी का, एक कार का जो नंबर है, वो भी अपने आप में एक फैक्ट है। अगर किसी ने पूछ लिया तो आप रोक छोड़ ना सकते हो। अब भाई राजस्थान पीसीएस वालों ने पूछा कि जयपुर शहर में कितनी लाइटें लगी हुई हैं। राजस्थान पीसीएस का जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान शहर के जयपुर शहर में कितनी लाइटें लगी हुई हैं। हालांकि वो एक डाटा के अंदर से उठाया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन है तो फैक्ट। एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब समझदार स्टूडेंट क्या करेगा? अब वो लाइटों के साथ, बल्ब के साथ, खंभों के साथ, कुत्ते बिल्लियों के साथ, सरकारी गाड़ियों के साथ, टायरों से लेकर, पंचर से लेकर, नट बोल्ट से लेकर सबकी संख्या याद करना शुरू करेगा, और रटा जाएगा, रटे जाएगा, रटता रहेगा सब चीजें। कितना रट लोगे? गूगल बनोगे क्या? ज्यादा समझदार स्टूडेंट क्या करेगा वो बाद में बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए। अब एक चीज और समझिए, ये तो हो गए पीटीजीएस में कि किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फॉर्म मतलब किस फॉर्म में, मींस कंसेप्ट है, फैक्ट है, एनालिस्ट या कंसेप्ट फैक्ट दोनों का मिक्सचर है। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे। क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं या समझते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो एक स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ए बी सी डी। समझे भाई? क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, बताओ कौन सा ठीक है। तो ये सबसे सीधे साधे क्वेश्चंस होते हैं। और मजे की बात ये है,
सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही समझे जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है सबसे ज्यादा मेहनत और गलत होने की संभावना इन्हीं सवालों में होती है। बच्चों को लगता है कि सबसे आसान सवाल हैं और सबसे सीधे साधे सवाल हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चंस में होती है। आगे देखेंगे क्यों, और आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। क्लास के अंदर हमारा क्लास का पैटर्न जो है वो उसी हिसाब से चलेगा। दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जो मैच द फॉलोइंग टाइप के होते हैं। मैच, इसमें एक तो होता है करेक्ट मैच है या नहीं है, हाँ या ना, और दूसरा है मैच द फॉलोइंग, मिलान करो कि करेक्ट मैच कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और मैच द फॉलोइंग, अगर इन दोनों में से उठाकर पूछा जाए तो करेक्ट मैच वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होता है मैच द फॉलोइंग से। यहां आपको ज्यादा श्योर होना पड़ेगा, मोर श्योरिटी इज नीडेड, ज्यादा श्योर होना पड़ेगा। यहां आपको श्योरिटी की कम श्योरिटी से भी काम चल जाएगा। लेकिन दोनों की खास बात क्या है, यहां पर आपको फैक्ट्स की जरूरत होती है। यहां पर आपको फैक्ट्स की जरूरत होती है कि भाई ये है और इसका सामने ये है, तो वो कौन सी नदी कौन से पहाड़ से निकल रही है, कौन सी नदी कौन सी घाटी बना रही है, कौन से समंदर में मिल रही है, क्या बनाती है, कैसा पानी है, क्या सब चीजें, सब जो भी है वो सारे क्या है, फैक्ट। असलियत में जो आप फैक्ट्स यूज करते हैं, पढ़ते हैं, रखते हैं, सबसे ज्यादा वो फैक्ट्स इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आते हैं। जो भी आप फैक्ट तथ्य याद करते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं, तथ्य जो हैं, वो इसी तरीके के सवालों को सॉल्व करने में, हल करने में काम आते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके के सवाल सॉल्व होते हैं इससे सबसे ज्यादा। समझे? मैच द फॉलोइंग, ये दो तरीके के हैं। एक तो आमने सामने लिखा है कि कौन सा गलत मिलान है या कौन सा सही मिलान है। समझे? तो गलत या सही मिलान के लिए आपको ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप गलत करो, क्योंकि अगर दो भी सवाल उसमें से नहीं आते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे में मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान होता है कि अगर दो भी नहीं आते तो भी जुगाड़बाजी करके संभावना के अनुसार सवाल निकाला जा सकता है। समझे? तीसरा एक सवाल जो पूछा जाता है नॉर्मली, वो पूछा जाता है कि कथन व कारक, रीजन एंड असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि कथन और कारक ये कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट फैक्ट, सॉरी, कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड होता है। और यही रीजन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीजनिंग असर्शन, कथन कारक वाले सवालों पे हाथ लगाते हुए भी कतराते हैं। डर लगता है कि सर ये कथन और कारक होंगे नहीं, या होंगे भी तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉपरली कंसेप्ट बेस होते हैं, क्लियरली। समझे? और एक क्वेश्चन आता है मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन।
समझे? मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन, 4 कथन दे रखे होंगे, ए बी सी डी, 4 या 3 या 5 या 2 कथन दे रखे होंगे, और पूछा जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत, कौन सा सही कौन सा गलत। और ए में दे रखा होगा केवल 1, बी में दे रखा होगा केवल 1 2, सी में दे रखा होगा केवल 1 3, डी में दे रखा होगा 1 2 3, या कोई भी नहीं, या सभी सही कोई सही नहीं। और 1 2 1 2 3 हो तो फिर भी ठीक है। जब 4 कथन हो और चारों के बारे में घुमा रखा हो तो बेटा पसीने छूट जाते हैं। और जितने ज्यादा कथन होंगे ऊपर और उसी हिसाब से ऑप्शंस दे रखे होंगे, क्वेश्चन के गलत होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले क्वेश्चन के नेचर को, बिहेवियर को समझो। एक तो हम क्वेश्चन को सोच रहे हैं कंसेप्ट और फैक्ट के हिसाब पर, और दूसरा हम क्वेश्चन को सोच रहे हैं कि किस तरीके से, वे इन विच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, किस तरीके से वो सवाल पूछा गया है। तो जिस तरीके से वो सवाल पूछा गया है उसको देखेंगे, और किस तरीके से उस सवाल को, वो किस बेस पर पूछा गया है उसको देखेंगे। और अब हमें यह समझना है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। समझे? तैयारी कैसे करनी, क्योंकि सीधे सीधे सवाल, और मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे टफ क्वेश्चंस कौन से हैं, तो वो सीधे सीधे सवाल सबसे टफ है। क्योंकि इसमें जो 4 फैक्ट देगा ना, वो 4 के 4 ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से उठा के लाएगा, पता नहीं कौन से जगह पर, कहां पर वो सवाल दबा हुआ होता है, वो फैक्ट दबा हुआ होता है, जो शायद द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या किसी भी न्यूज़पेपर के एक छोटे से कॉलम के अंदर कहीं पर लिखा हुआ होता है, और कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, खास आदमी भी, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बहुत ही कम चांसेस में उसको देख पाएगा। या फिर पॉसिबली अगर आपका एक दिन का न्यूज़पेपर मिस हो गया हो और वही एक दिन के लिए छोटी सी खबर उसमें दे रखी हो या छोटा सा फैक्ट दे रखा हो, उसी फैक्ट को उठाकर यूपीएससी वालों ने सवाल पूछ लिया, तो आपके वो सवाल सब खराब होने की संभावना, मतलब गलत होने की संभावना खराब हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तभी नॉर्मली आप किसी से भी पूछिए, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट होगा वो यही कहेगा कि यार देखो, पॉसिबिलिटी की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है, अखबार पढ़े बगैर गुजारा नहीं होता। और अखबार भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पार की नजर से देखना पड़ता है कि वास्तव में व्यवस्था क्या है, जिसकी वजह से सवाल गलत या सही हो सकता है। और जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन का बिहेवियर नहीं समझेंगे, कितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अगर आप स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन देखते हो, स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कंप्लीट द बेसिक फैक्ट, बेसिक कंसेप्ट की बात की जाती है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, जिसे अमूमन हम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कह देते हैं कि आप प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ो, और जितना बढ़िया तरीके से या जितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे। और जब तक आप अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट के बाद आपका अगला स्टेप जो होगा, नॉर्मली अगला स्टेप जो होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट के बाद इन डेप्थ स्टडी।
ये आपको एडवांस लेवल बुक पढ़ने के बाद क्लियर होगा कि आपको एडवांस लेवल बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। एडवांस लेवल आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जहां से आपको इन डेप्थ स्टडी हो और जो कंसेप्ट या रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो पाए। समझे? तीसरा अगर आप देखें तो मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि इन दोनों का आउटकम आपके शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में होना चाहिए। जब तक आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स नहीं है तब तक आप ज्यादा उम्मीद ना करें कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, जब तक कि आपकी आदत ही ऐसी है कि आप नोट्स नहीं बनाते और किताब को ही नोट्स समझ लेते हैं और आप किताब को इतनी अच्छी तरीके से घोलकर पी गए हैं फिर आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ बुक्स, कंसेप्ट ऑफ बुक्स एंड फैक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स होते हैं। जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ बुक्स होता है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं बुक के और करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं। बात समझ में आ गई? फैक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं उसमें। बात समझ में आ रही है? अब आप समझेंगे शॉर्ट नोट्स और बुक्स और करंट अफेयर के फैक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो शॉर्ट नोट्स के बाद फोर्थ स्टेप जो इन तीनों स्टेप्स के साथ साथ चलती है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरा मानना यह है कि सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज अगर हो तो बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ साथ चलेंगे और दिन के 1 से लेकर 1.5 घंटे तक कम से कम 1 से 1 घंटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे दोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, आपके सिलेक्शन के। समझे? यहां ये जो पार्ट है ये आपके पीटी हुआ या मेंस हुआ, इसमें 80% तक रोल प्ले करता है। तुम लोग कहोगे फिर तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लो। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किताब पढ़ लो या किताब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ लो। क्या समझे? या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किताब पढ़ लो या किताब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ लो। अब क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं होती और लर्न आप कर भी नहीं सकते और कर भी लिए तो कुछ होगा नहीं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को समझो, कहां से आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, ऑप्शंस किस तरीके के हैं और कहां जाकर आपको कंफ्यूज किया था, कहां जाकर आपको कंफ्यूज किया था। हर क्वेश्चन पे होमवर्क होती है, हर सवाल पर मेहनत होती है, हर क्वेश्चन पे होमवर्क होता है, वहीं से आगे बढ़ा जाता है। हर सवाल पे मेहनत होगी, हर क्वेश्चन पे होमवर्क होगा, हर क्वेश्चन पर होमवर्क होगा। समझे?
और हर लाइन के ऊपर ये सोचा जाएगा कि ये लाइन गलत क्यों थी और सही क्यों थी। अब एक चीज और कि मैं अगर यहां पर टाइप क्वेश्चन मांग लेता हूं कि यहां मेरे पास टाइप 1 क्वेश्चन है, यहां ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 3 क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 4 क्वेश्चन है। टाइप 1 2 3 4। और इसी टाइप क्वेश्चन को मैं अपनी प्रिपरेशन के फेजेस में देखूं कि 1 2 3 4 मेरे कौन सी प्रिपरेशन के फेजेस से सही होंगे या गलत, तो मेरा मानना यह है कि ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी और ये यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप 1 टाइप 3 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ इसी से सॉल्व होंगे। यानी जो रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन हैं, जो रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इसी फॉर्म से या इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये याद रखिए, कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां इस फॉर्म में के कंसेप्ट का कुछ हिस्सा सम टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 टाइप 1 और सम क्वेश्चंस ऑफ टाइप 4, यानी 3 और 1 को ही आप मान सकते हैं कि ज्यादातर कंसेप्ट टाइप 3 एंड सम क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1। क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1 यानी फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस, और ज्यादातर क्वेश्चंस टाइप 3 के सॉल्व होते हैं। समझे? शॉर्ट नोट्स जो हैं जिसमें कंसेप्ट ऑफ बुक्स और फैक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स, कंसेप्ट ऑफ बुक्स और फैक्ट्स ऑफ करंट अफेयर, इसमें आपके टाइप मतलब ऑल टाइप 1 2 3 4 सारे इसी से सॉल्व होंगे। समझे? क्योंकि शॉर्ट नोट्स में अगर आप कंसेप्ट ऑफ बुक देखेंगे, समझे, तो यहां आप देखेंगे कि यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हो गए, वो भी आपको नोट्स में से दिखाई दे सकते हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये शॉर्ट नोट्स के फैक्ट उससे पूछे जा सकते हैं। मल्टी लेवल जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें से पूछे जाएंगे, और ये भी इसमें से पूछे जाएंगे। यानी चारों क्वेश्चंस जो हैं, चारों तरीके ज्यादातर आपके शॉर्ट नोट्स में से पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे या कुछ फैक्ट्स या कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो इन सब में से करने के बाद भी नहीं आएंगे। ये सब कर लोगे तो भी नहीं आएंगे। वहां आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ, और माने या ना माने 100 में से 40 से 45 क्वेश्चन आपके इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से होते हैं, जिनके फैक्ट्स आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। समझे? और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके फैक्ट या कंसेप्ट आपको पूरे पूरे नहीं पता, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, आपकी सूझबूझ होती है, आपकी सूझबूझ होती है।
प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार होता है क्वेश्चन कि सेंस निकल रही होती है, आवाज अंदर से निकल रही होती है, लेकिन हम घबराए होने की वजह से उस आवाज को नहीं सुन पाते। यहां पर आपको क्लास में हम ये भी बताएंगे कि असलियत में कौन सा क्वेश्चन सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड से होगा। और यहां इसके बाद एक चीज और होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से या इस तरीकों से या अभी तक जो भी बताया, इस सब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन पेपर पास की गारंटी नहीं होती। इतना कुछ करने के बाद भी पेपर पास करने की गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पेपर पास जो है, पेपर अगर पास करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। कुछ चीजें, एक तो हो गई नॉलेज जिसकी हमने बात करी, दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ जो आपने इस्तेमाल करनी है, और इसके बाद एक तीसरा पॉइंट होता है और वो होता है करेज। अब आप कहोगे इसमें कौन सा च्यवनप्राश खाना है, इसका करेज का क्या फायदा भाई? तो है, जब आप पेपर देते हैं तो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट रोल नॉलेज का है, 60% नॉलेज, लेकिन 40% प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। लेकिन ये 60 और 40 किसका? 60 और 40 केवल उसका कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हीं का 60 और 40 है। और गारंटी इस चीज की है कि आप अपने साथ गूगल लेके चले जाओ, मोबाइल लेके बैठ जाओ, 100 में से 100 क्वेश्चन तो तब भी नहीं होंगे। यहां आपको करेज चाहिए। करेज क्या? करेज टू लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन छोड़ना। मेरा मानना यह है, एक स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन छोड़ना। क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन छोड़ना। अगर आप में क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत नहीं है और हर क्वेश्चन छोड़ते हुए आप में घबराहट हो रही है, हर क्वेश्चन छोड़ते हुए, तो यकीन मानिए क्वेश्चन छोड़ने के अंदर अगर घबराहट हो रही होगी तो लोअर इज द करेज टू लीव द क्वेश्चन, लीव द क्वेश्चन, हायर is the risk for wrong question. आप में जितना ज्यादा सवाल छोड़ने का डर होगा कि नहीं छोड़ना, या हिम्मत कम होगी, उतना ज्यादा सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि आप जानबूझकर बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग पर वो नेगेटिव माइंड हावी हो चुका होता है, जो आपको ये कहता है कि कैसे नहीं आ रहा, हो आता है, करके देख ले या रिस्क ले ले,
बार बार आपको उकसाता है रिस्क लेने के लिए, ले ले, थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले। वो जो दुर्बुद्धि होती है, वो जो नेगेटिव माइंड होता है, वो आपको असलियत में आपको लगता है कि वो करेज है, लेकिन वो छलावा है जो अंदर के डर की वजह से आपके अंदर आ गया है, और वो छलावा आपको उकसाता है क्वेश्चन करने, उन क्वेश्चंस को करने के लिए भी जो कि आपको नहीं आते हैं। और उस छलावे के चलते आप आते जाते क्वेश्चंस को तो गलत करते ही हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन अक्सर आप वो क्वेश्चन भी कर डालते हैं उस छलावे के चलते जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, लेकिन आपका दिमाग कह रहा होता है, या दिमाग का एक हिस्सा जो दुर्बुद्धि है वो हावी होकर ये कह रही होती है, अबे आता है कर, यही है मैं कह रहा हूं ना। लेकिन आप पूछ नहीं पाते कि कैसे पता करें कि वो सही है या गलत। उसकी स्टेजेस बताऊंगा, और ये चीज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि असलियत में हम किस तरीके से आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करवाएंगे, उसका डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। ये चीज समझ में आ गई क्या कि लोअर इज द करेज, यानी आपको क्वेश्चन छोड़ने की अगर हिम्मत कम है तो उतना ही ज्यादा आप रिस्क ले रहे हैं क्वेश्चन गलत करने का। और हायर इज द रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सिंक योर बोट। गलत क्वेश्चन जो हैं वो नैया डुबो देते हैं। बच्चा फेल, बट नॉर्मली एक जो थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट होता है वो कई बार फेल इसलिए कम होता है कि उसे सवाल कम आते हैं ना। कट ऑफ जा रही होगी 50 की, 55 की, उसने क्वेश्चन कर रखे होंगे 60, लेकिन 20 गलत भी कर रखे होंगे साथ साथ। लोगों को आगे चौड़ा होकर बता रहा था 80 करके आए, समझे? पता लगा जी 20 में से 6-7 तो गलत ऐसे ही हो गए थे, और फिर वो फ्रैक्शन नंबरों के ऊपर फेल पास पे घूम रहे होते हैं। हाँ, फ्रैक्शन पे फेल पास पे घूम रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें करेज नहीं होता रिस्क लेने का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रैक्शनल मार्क्स से पास हुए और टॉपर्स हो गए, या टॉप 100 में रैंक ले आए। उनकी वो कमजोरी है, रिस्क ना ले पाना, सॉरी ये ना समझ पाना कि कौन सी सद्बुद्धि और कौन सी दुर्बुद्धि है, और दुर्बुद्धि कब सद्बुद्धि पर हावी हो गई, और कब हमें एक एहसास होने लगा कि हम रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो रिस्क लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है असलियत में हमें डुबोने की कहानी। और यही कारण है कि पीटी के अंदर मैक्सिमम बच्चा फेल होता है, और आते जाते सवालों से फेल होता है। अगर वो ईमानदारी से बैठकर अपना कैलकुलेट करना शुरू करे तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ईमानदारी से जो सवाल आ रहे थे उन्हीं को करके आ जाता तो शायद मेरे बहुत अच्छे नंबर आते, और ये सच बात है, शायद क्या उसके 100% अच्छे नंबर आते। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि उसको नंबर आते जरूर, लेकिन उसको एग्जाम के अंदर मैंने सबसे पहले पेज पर एक वर्ड लिखा था, एग्जाम प्रेशर। ये जो एग्जाम प्रेशर है ये उस बच्चे को उकसाता है, रिस्क ले ले, कर ले, रिस्क ले ले, कर ले, रिस्क ले ले, कहीं फेल ना हो जाए। वो फेल ना हो जाए का डर उस चीज पे हावी हो जाता है कि गलत क्वेश्चन तेरे आते जाते को भी गलत कर देंगे, और वो भूल जाता है कि नेगेटिव मार्किंग है। और जब एक बच्चा भूल जाता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो वो समझ लीजिए मामला खराब है। हाँ, जब एक बच्चा भूल जाएगा कि उसको नेगेटिव मार्किंग है और वो जोश जोश में रिस्क ले रहा है तो मामला खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है, वही उसको हैंडल करेगा।
अब सवाल उन बच्चों का जो इस बार पीटी दे रहे हैं, सवाल उन बच्चों का जो इस बार पीटी दे रही हैं, और साथ में उन बच्चों का जो मतलब क्या नाम है, तैयारी के लिए कुछ प्लान ढूंढ रहे हैं। तो इतना समझ लीजिए बच्चों, जब भी आप पीटी इस बार दे रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अगले साल या उससे अगले साल या कोई पंचवर्षीय योजना लेके बैठे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 27 जून को पीटी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर इस बार कोरोना से लेकर कोई ऐसा कोरोना का भाई बंधु चाचा ताऊ नहीं आया, हाँ या ना, तो पेपर 27 जून को ही होगा, ऐसा मानकर चल रहे हैं। पिछली बार की तरह नहीं जो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। अगर हम ये मानकर चलें कि आपका 27 जून को पेपर है, समझे, और आप 8 फरवरी आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, और आज का समय जो है वो लगभग लगभग निकल गया है, तो हम मोटे तौर पर मानकर चलें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हमारे पास हैं, और लगभग लगभग 120-130 दिन के आसपास ये बैठ पा रहे हों। 130 भी ज्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन चलो 130 दिन के आसपास हम बैठ रहे हैं, 150 दिन। वास्तव में समझिए, जो भी दिन बैठ पा रहे हैं, कितने दिन हैं काउंट कर लेना, उसमें आप लोगों की रेस अगेंस्ट टाइम होती है। समय के साथ एक दौड़ होती है, समय के साथ आपकी एक दौड़ है। समय कह रहा है मैं बीत रहा हूं, और आपको कहना होगा तेरी ऐसी तैसी, तुझसे कहीं तेज चल रहा हूं। समय के साथ दौड़ होती है बच्चे की। समय कहता है कि मैं बीत रहा हूं, जा रहा हूं मैं तो, क्योंकि वो किसी का सगा तो है नहीं और किसी के लिए रुकेगा नहीं, तो समय बहुत तेजी से बीतता है, और कब 27 जून आ गई पता नहीं लगता। और आपका क्या है, रेस अगेंस्ट टाइम, जिसमें एक तरफ आपका लिमिटेड टाइम है और दूसरी तरफ आपका अनलिमिटेड कोर्स है। इस अनलिमिटेड कोर्स में आपको स्टैटिक और करंट, इन दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको स्टैटिक और करंट दोनों ध्यान से देखने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों ध्यान से देखोगे। कैसे? आप स्टैटिक पार्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे पार्ट उठाने पड़ेंगे, और प्रॉपरली इनको रिवीजन प्लस लर्निंग करनी पड़ेगी। जिस बच्चे ने पिछले साल से रिवीजन किया हुआ है या अच्छे से सारे टेबल्स वगैरह रटे हुए हैं, सब चीजें रटी हुई हैं, चार्ट पेपर वार्ट पेपर सब टिप्स पे है, उसको तो सिर्फ रिवीजन करनी है। लेकिन जिसको लगता है कि पिछले साल की तैयारी में कुछ कमी रह गई थी या हमारे को कुछ समस्या रह गई थी, तो उसको वो प्रॉपरली लर्न भी करना है। और मेरा मानना यह है, लर्न करने का पोर्शन ज्यादा होता है रिवाइज करने के पोर्शन से। ऐसे में अब अगर आप केवल पढ़े जा रहे हैं और रिवाइज ही किए जा रही हैं और लर्न आपको नहीं है, यहां आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये लर्निंग नहीं है तो आप समझ लिए लुटिया डूब रही है। दूसरी तरफ करंट अफेयर्स में अगर आप देखते हैं तो आपको 1 ईयर मैगजीन का तो देना ही होगा, 1 साल की पूरी मैगजीन पढ़नी पड़ेगी आपको।
और 1 साल की मैगजीन पढ़ने के साथ आपको इंडिया ईयर बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और इसके साथ इंडिया ईयर बुक पढ़ने के साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, और इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ आपको किसी ना किसी मतलब पूरे अच्छे तरीके से एक फाइनेंस कमीशन है, इसकी रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी। तो असलियत में आपका कंपटीशन है 4 महीने वर्सेस दिस मच सिलेबस। और अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 500 से 700 घंटे निकाल पाएंगे, जिसमें आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है, और इसमें मैंने आपको क्या नाम है सी सेट के बारे में अभी बताया ही नहीं है। इसमें आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी है, इसमें आपको लर्न भी करना है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और हर वो काम करना है जो आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी हो। तो इस सब का ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, सेव टाइम। समय बचाओ, सेव टाइम, समय बचाओ। और सेव टाइम कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट से। समय बचाएगा कैसे? टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? बच्चों को यहीं आकर समस्या होती है। टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा जॉब है। नंबर ऑफ आवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 12 घंटे से 15 घंटे निकाल पाएंगे, जो बढ़ा के आप 16 से 18 घंटे कर पाएंगे अप टू योर लास्ट स्ट्रेंथ। वो तब है जब आप कई बार बेहोश हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका होगा और हालत खराब हो चुकी होगी, वो तब है। अब यहां टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आप अपना जॉब या फिर व्हाट टू डू निकालेंगे, समझे? और मैं तो ये मानता हूं कि सबसे पहले नॉट टू डू निकालेंगे। नॉट टू डू, क्या नहीं करना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी XYZ सोशल मीडिया है, इसको थोड़े दिन ब्लॉक कर दो। अगर उसको कोई तलाक मान ले तुम्हारी तरफ से तो उसे कह दो कि ठीक है भाई तलाक, समझे? व्हाट टू डू में सबसे पहला क्या काम? व्हाट टू डू में सबसे पहला क्या काम? नॉट टू डू में नहीं करना। क्या नहीं करना? ये सारे काम नहीं करने जहां से आपका टाइम वेस्ट हो। केवल वो काम करो जिससे दिमाग शांत हो। उसके बाद जॉब या व्हाट टू डू में आपको करना है रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपको बनाने होंगे उसी के शॉर्ट नोट्स, उसके बाद आपको उसी के बनाने होंगे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर तो चलो, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस,
और फिर आपको उसमें जो डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियरेंस, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन पेपर, डाउट क्लियरेंस, ओह अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन पेपर से पहले आपको एक लाइन लिखनी है लर्निंग, वो तो हम भूल ही गए। लर्निंग, लर्निंग के बाद होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, और उसके बाद होगा डाउट क्लियरेंस। और ये डाउट क्लियरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यही क्लियर्स कंफ्यूजन, क्लियर्स कंफ्यूजन। ये बोझ है, टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, और ये आपने सारा सर पे रखना होता है। आपने ये सारा सब कुछ अपने सर पे रखना होता है, सब कुछ आपके सर पे रखा हुआ होता है, और ये अगर नहीं करेंगे तो समझ लीजिए मामला खराब है। और यही कारण है कि बच्चा इस सब के बोझ के नीचे दब जाता है। वो नॉट टू डू तो छोड़ दो, कर लेता है वो कि ठीक है मेरे को उससे बात नहीं करनी, ओके बाय, चंद्रमुखी सूरजमुखी सब भाड़ में जाओ, नॉट इंटरेस्टेड, समझे। फोन नंबर ब्लॉक करते ही एक तरीके की घोषणा होगी कि तुमने तलाक दे दिया, ऐसा ही होता है ना आजकल, फोन नंबर ब्लॉक होते ही तलाक, उसने तुम्हारा किया तुमने उसका किया, वो बात की बात है। लेकिन शॉर्ट में समझिए क्या है, तुमने ये सारे काम करने हैं, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में ही टाइम निकल गया, शॉर्ट नोट्स बनाने में तो पूरा दिन घुल गया, बाकी चीजों तो लर्निंग तो भूल ही जाओ। लर्न करने बैठे तो सब स्पीड इतनी धीरे हो गई कि हम तो सोच के बैठे थे कि हिस्ट्री के आज 4 चैप्टर निपटाएंगे, एक भी नहीं निपटा। हिस्ट्री के 4 चैप्टर निपटाएंगे, एक भी नहीं निपटा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, यहां सिंपल सॉल्यूशन है, परचेज टाइम। समय खरीदो। यहां थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि हाँ ठीक है एडमिशन लो, परचेज टाइम, समय खरीदो। कैसे भाई? सीधी सी बात यह है, आप लोग जो चीज रीड और अंडरस्टैंड करेंगे, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये आपका 60 से लेकर 65% टाइम खा जाएगा, समझे। आप हमारे एक्सपीरियंसेस को परचेज कीजिए, हमसे जुड़िए, हमारा एक्सपीरियंस। भाई सीधी सी बात यह, जो एग्जाम आप दे रहे हो मैं 10, 12 साल, 15 साल पहले वो दे चुका हूं, समझे। तो अब क्या होगा, आपकी रीडिंग, हमारा मीन्स कोई भी कोचिंग, कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट को कम करता है, सिलेक्शन नहीं कराता। वो आपके कितने एफर्ट को कम कर देता है, और वो आपके एफर्ट को कम करके आपके लर्निंग और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस को कितने अच्छे तरीके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम, ये ओनली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। ये चीज सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और जितना ज्यादा स्टूडेंट ये काम करेगा, स्टूडेंट जितना ज्यादा ये काम करेगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा है। लर्निंग, बच्चा अपना टाइम कहां वेस्ट करता है? रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग नोट्स। फिर भी शॉर्ट नोट्स चलो मान लिया कि बढ़िया बना लेगा, नहीं बनते फिर भी मान लिया बढ़िया बना लेगा। जिस लाइन को हम 2 लाइन में लिखवा सकते हैं, बच्चा उसे 2 पेज में लिख रहा है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि बढ़िया है चलो। लेकिन शॉर्ट नोट्स बच्चे ने बना लिए, बच्चा असलियत में 60 से 65% टाइम ये खा जाएगा, लर्निंग के लिए टाइम बचेगा नहीं, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस भूल जाओ, सब चीजें। अगर आपका ये 60 से 65% टाइम बचा दिया जाए, तो आपका पूरा फोकस बचे हुए टाइम का लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के अंदर होगा, और हर क्वेश्चन को
क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस क्लास में करवा दी जाए तो एक तो वो रेगुलर होगी, कम से कम बच्चा ये नहीं कहेगा कि आज नहीं हो पाया कल कर लूंगा। हमारी स्पीड तेज होगी, हम बच्चे को दबाव डाल के कहेंगे बेटा ये पढ़ा दिया, ये तो समझ में आ गया, जो नोट्स बनवा लिए वो बना लो, लर्न करके आओ। तो बच्चे ने पूरा दिन का फोकस कहां किया? लर्न करने पे। भाई हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया क्लास में, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाएंगे, हमने डाउट क्लियर करवा दिया क्लास में, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, हमने डाउट क्लियर कर दिया, समझे? हमने शॉर्ट नोट्स बनवा दिए, हमने उसको किताब पढ़ा दी, समझा दी अच्छे तरीके से, शॉर्ट नोट्स बनवा दिए, उसके हाथ में दे दिए, उसको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवा दिया, उसको डाउट क्लियर करवा दिया। बच्चे के पास काम क्या बचा? याद करने का। अब दो ऑप्शन, या तो ये सारा काम खुद करो, सेल्फ स्टडी। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, समझे? इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन कितनों का होता है इसमें शक की बात है। मेरी बात दोबारा समझिए, सिलेक्शन होता है, सेल्फ स्टडी से होता है, और दुनिया का कोई कोचिंग ये आपको दावा नहीं कर सकता कि मैं पढ़ाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा ना, मैं पढ़ाऊंगा तब सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका इन सब चीजों को पूरा करने से होगा। 5 चीजें अगर आपने पूरी ढंग से कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है इन 5 चीजों को पूरा करने के लिए आपने सेल्फ स्टडी में कितने घंटे दिए। उतना टाइम अगर आप पूरा फोकस लर्निंग पे कर लेते तो आपका समय बचता, समय बचने के बाद सिलेक्शन के चांसेस, जल्दी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोचिंग सेंटर सिर्फ टाइम कम करता है और आपके मैक्सिमम एफर्ट्स को खुद करवा देता है। क्या समझे? हम लोग कोचिंग के टाइम को कम करते हैं, प्रिपरेशन के टाइम को एक कैटलिस्ट की तरह हैं, हम रिएक्शन नहीं करते, हम पेपर देने नहीं जाते, हम सिर्फ आपकी पढ़ने की जो दर है, रेट है, उसे बढ़ा देते हैं। और यहीं से फिर आपका एक बच्चे को सिर्फ एक काम करना होता है, लर्निंग। उसमें ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, अब बच्चा 1 साल की मैगजीन पूरी करेगा, इंडिया ईयर बुक पूरी करेगा, इकोनॉमिक सर्वे करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर तो भूल गए भाई। कहाँ है न्यूज़पेपर? वो हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर करवा रखे होते हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को न्यूज़पेपर में से। पूरा 1 साल का न्यूज़पेपर सुबह सुबह बैठ के पढ़ा गया और उस न्यूज़पेपर में से नोट्स निकालकर आपको फिर पढ़ाए गए। वो तो बच्चे ने गायब कर दिए यहां से, वो हम पढ़ाएंगे। वो टाइम बचता है बच्चे का, क्योंकि 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ना बैठो, पता लग जाएगा, फिर 6 महीने तक वही पढ़ते जाओगे और अगले वाले रोज इकट्ठे होंगे वो अलग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे 5 से 8। समझे? अब दूसरी चीज रिवीजन। अच्छा, यहां प्रैक्टिस उसके बाद अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब बच्चों के अंदर, अब बाहर समझिए इस चीज को कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर बच्चा गलत करेगा या कौन सा क्वेश्चन कहां पर बच्चा ठीक करेगा, उसको बताना जरूरी होता है। उसके लिए हमारा काम है आप लोगों को सब चीजें बता देना, पढ़ा देना, और ये सब चीजें हमारी क्लास में चलेंगी, और और इस तरीके से हमारा बैच रन करने वाला है। रिपोर्ट्स, कमीशन, जजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब बच्चा खुद करते करते परेशान हो जाता है। बहुत सारा काम है भाई, ये अपने आप में बहुत सारा काम है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको ये बता रहे होते हैं कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होते ना, कि देखो ऐसे यहाँ पर यूपीएससी आपसे यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, इस फैक्ट में यहाँ पर ये पॉसिबल है, बताए हुए फैक्ट आते हैं कई बार कि ये वाला फैक्ट यहाँ पूछेगी और बच्चा आके कहेगा हाँ सर आपने बताया था और यही फैक्ट आया, और यहीं पर यूपीएससी ने गलत किया कि देख लेना ये जो 22 है ना 2022, इसकी जगह 2025 या 2020 लिखा हुआ मिलेगा। बच्चा कहता है हाँ, ये चीजें बताई जाती हैं। यहां असलियत में आप लोगों का टाइम बचाया जाता है। रेस अगेंस्ट टाइम जो होता है, रेस अगेंस्ट टाइम,
वो आपको सबसे बड़ी बात, ये जो इन बिटवीन द लाइन वाला कंसेप्ट होता है, ये बताया जाता है। ये समझने में इंसान बच्चे का 4 से 5 साल कई बार निकल जाते हैं। हमारा जो 15 साल की किताबों का एक्सपीरियंस है वो आपको बताते हैं, समझे? तो असलियत में हम लोगों का एक पार्ट जो मैंने आपको बताया, हमारा यही है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। सिलेक्शन तो देखो आपका काम है, लर्निंग आपका काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों को, अब सिलेबस कैसे चलेगा? हम लोगों का सिलेबस यही चलेगा, हमारी क्लास जो आगे चलने वाली है, आज होनी थी, आज जो हुई है इंट्रोडक्शन है, कल से क्लास जो चलने वाली है, सबसे पहले टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। टॉपिक का हम लोग आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे। शॉर्ट नोट्स बनवाने के बाद आपको बता देंगे कि व्हाट टू लर्न एंड व्हाट नॉट टू लर्न, व्हाट नॉट टू लर्न, कि क्या पढ़ना है, क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। तीसरा, आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे, और पॉसिबल क्वेश्चन जो इस बार के हैं, पॉसिबल करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा देंगे। मैगजीन से लेकर, न्यूज़पेपर से लेकर, इंडिया ईयर बुक से लेकर, इकोनॉमिक सर्वे से लेकर, आप लोगों को फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तक ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी हमारे कोर्स में, जो पीटी का है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आपको सिर्फ लर्न वाला पोर्शन करना है, और जितना अच्छे तरीके से आप लर्न कर लेंगे उतना बढ़िया है, बाकी सरदर्दी हमारी। टेस्ट दो, लर्न करो, टेस्ट दो, लर्न करो। 26 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, 26 ईयर्स के यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करवाएंगे, और वही सारे के सारे आपसे पेपर के अंदर कमोबेश पूछे जाएंगे। और वो जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करने वाला जो गेम है, कि अगर आपको क्वेश्चन मान लिया यहां कंफ्यूजन क्रिएट कर गया तो क्या होगा, तो वो डेवलप करने का काम भी हमारा ही, ठीक है? तो ये छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। अब आप लोग अपने माइक ऑन कर सकते हैं, और जिसको सवाल पूछना हो पूछ सकता है, ठीक है? फिर हम कल से आप क्लास को स्टार्ट करेंगे। माइक ऑफ रखें, सिर्फ वही बच्चा माइक ऑन करे जिसने सवाल पूछना है। हेलो हाँ जी सर, हम ये पूछ रहे हैं सर, अगर हम कोई टॉपिक कवर करें तो उसमें ये कैसे हम, ये कहाँ से, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है वो कहाँ से लेके आए? वो हमने सर्च किया तो वो मिलते ही नहीं है ऑनलाइन। घटना चक्कर ले लो सर, उसमें फिर ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा, एक टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढने में, कि टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, उसमें पता नहीं है हमें। भाई। घटना चक्र में वैसे तो टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, बाकी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ने होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ने होते। अब उसमें कुछ पीसीएस लेवल के हैं, कुछ यूपीएससी लेवल के हैं, कुछ अच्छे लेवल के हैं, कुछ बुरे लेवल के हैं। अब ये छांटने का काम तो हमारा ही होगा ना। या तो आप छांट लेंगे तो टाइम लगेगा, हम छांटेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। यस सर। सारा खेल टाइम का है। जो भी आप सोच पा रहे हैं उसमें टाइम खर्च करेंगे आप। जो भी खेल है उसमें टाइम खर्च करेंगे। आप बता दोगे हमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं? क्लास में तो सारी चीजें बताएंगे। ओके सर। टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो भाई तुम्हारा रिजल्ट निकालना हमारी कोशिश है ना पूरी। याद करना आपकी है, रिजल्ट निकालना हमारी कोशिश है। यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर शॉर्ट नोट्स भी आप ही प्रोवाइड करेंगे क्या? क्या शॉर्ट नोट्स? अरे शॉर्ट नोट्स क्लास में मैं ही बनवाऊंगा, और कौन बनवाएगा? पहले भी तो मैं ही बनवाता था यार। मुझे मालूम नहीं है भाई। अच्छा, सारी क्लास के भाई शॉर्ट नोट्स टीचर ने ही प्रोवाइड करने होते हैं ना। तुम्हें तो सिर्फ किताब पढ़नी है और एक बार पढ़ के याद करना है बस।
और लिस्ट बता देंगे कि ये लिस्ट याद करो, बाकी काम हमारा है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे सर मतलब सर जैसे कोई स्टूडेंट जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या फिर ज्योग्राफी के लिए देखिए जीसी लियोंग पीटी या के लिए उनकी- जिसने अगर देखिए पीटी के लिए पहले आपने लक्ष्मीकांत और ये सब चीजें पढ़ रखी हैं फिर तो ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ रखी हैं फिर तो ठीक है, वरना तो फिर शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। ओके, तो सर या ये तो जो खुद सर हम ये जो सर हमारी क्लासेस चलेंगी सर, जो आप लेंगे सर, तो सर जैसे जिस बच्चे ने ये सब चीजें ना पढ़ रखी हो उसको बस एक हल्का फुल्का आइडिया हो और सर वो क्लासेस के ऊपर ही देखिए ढंग से अगर किसी फोकस ने करे नहीं तो पढ़ रखी हो, कुछ ना कर रखा हो, तो इसीलिए तो क्लासेस होती हैं। यस सर। हमारी क्लास का तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको तो मिलेगा ना जिसने पढ़ रखा है, 100% पढ़ रखा है, उसका तो रिवीजन हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा यस सर, उसको मिलेगा जिसने टॉपिक एक आधा बार हल्का फुल्का पढ़ रखा है, याद उसे कुछ भी नहीं है और पीटी में फेल हो रहा है। यस सर। तो सर मतलब सर जो शॉर्ट्स नोट आप देंगे सर और सर जो क्लास लेंगे सर, इसी को ही हम लोग बार बार रिवाइज करते रहें, इससे अगर ज्यादा इधर शॉर्ट उधर। नोट्स को रिवाइज करते रहें और जो बताएंगे उतना लर्न करते रहें, तो उसी में आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया निकल जाएगी, टेंशन ना लें। क्योंकि सर हम तो पीसीएस के स्टूडेंट हैं सर। नहीं, पीसीएस भी तो यूपी पीसीएस सर पे आया हुआ है, तो सारी की सारी इसी क्लास में यूपी स्पेशल छोड़ दिया जाए तो 90% यूपी पीसीएस इसी से हो जाएगा कवर। यस सर, यस सर। जी एमपीएससी, सर। आरएएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, ये 4-5 एचसीएस भी पीसीएस जो है ये इसी से कवर हो जाएंगे। सर, एचसीएस भी सर। जो भी स्टेट है उसमें स्टेट स्पेशल आपको खुद पढ़ना होता है, जी सर। और यूपीएससी का जो पार्ट होता है वो हम पढ़ा देते हैं, बेसिक पार्ट जो है वो हम जी पढ़ा देंगे। स्टेट स्पेशल, अब जैसे एचसीएस है या हरियाणा है, तो हरियाणा स्पेशल की किताब उठा के जो हरियाणा की गांव देहात, उनकी क्या नाम है, पंचायतों के नाम, खाप के नाम, मंत्री परिषद वगैरह के मंत्रियों के नाम, वो तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। जी सर, जी सर। बाकी काम हमारा है, बाकी यूपीएससी लेवल पर या सेंटर लेवल पर है जो भी है वो सब हम पढ़ाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं प्रदीप शर्मा मेरठ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये आपकी डेमो आवाज क्लास धीरे आ रही है, थोड़ी सी तेज बोलिए। ये सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो ये आपकी डेमो क्लास है या आपकी कंटिन्यू क्लास हो? अब ये कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आज भी क्लास स्टार्ट है और ये स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई है कि पीटी प्रिपरेशन कैसे होगी। जी तो आज भी तो क्लास ही है, ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो गई है, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ज्योग्राफी का पहला पार्ट होगा। क्योंकि सर उसमें प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि पैसा तो अभी रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं, तो क्लास तो ज्वाइन हो नहीं पाएगी मेरी, तो वो प्रॉब्लम भाई जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा के क्लास स्टार्ट करो, क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इतना टाइम हमारे पास पीटी के लिए है नहीं कि किसी को भी दे पाए, क्योंकि हमारे पास क्या, बच्चे के पास खुद नहीं है। जी जी समझे, बच्चे के पास खुद वो टाइम नहीं है। मतलब सबसे बड़ी, आप मानिए एक लाइन जो लास्ट में लिखी है, रेस अगेंस्ट टाइम, हाँ जी आपकी दौड़ रेस जो है वो टाइम के साथ है, और टाइम तेजी से कम हो रहा है और आपके हाथ से फिसल रहा होता है। और जी। मैं इस चीज में, और सीधी सी बात यह है, आपके उस टाइम को जो खर्च करना है जहां जहां, उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं। क्योंकि सर पीटी के कोर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे सर हम हेलो? अगर भाई जैसे नॉर्मल बैच जो शुरू होता है वो दूसरा या तीसरा बैच बना लेते हैं, पीटी में एक ही बैच बनाएंगे, सारे बच्चों को और एक जो ही आ बैच? सकता है तो जो आ सकता है उसी में आओ, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, लेकिन जो बन गया वो बन गया, दोबारा उसे जल्दी से चालू नहीं करेंगे। जो बच्चा आएगा उस चलते हुए बैच में आएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए कि हम पीटी को बार बार स्टार्ट करें। अब मान लिया कोई बच्चा आएगा अप्रैल में। सर एक हाँ जी क्वेश्चन बोलिए। ये क्वेश्चन है मेरा, मैं जैसे ये जो एक वेबसाइट है हमारी गवर्नमेंट की यूपीएससी की जो वो है, मैं इस पे वैकेंसी देख रहा था सर, सिलेबस मिल जाए मुझे, लेकिन मुझे साइट पर सिलेबस नहीं मिला सर इसकी। और जी हमारे ये ऐप भी से डाउनलोड कर लीजिए, यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, इजीली सर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। इस बार सर 21-22 में जो अभी जो अब जो फरवरी में 10 फरवरी से सर फॉर्म भरे जाएंगे इसके, हाँ 10 फरवरी से भरे जाएंगे ना सर? तो वैकेंसी वगैरह सब 10 तारीख को ही आएगी, अभी कुछ नहीं आएगा, वैकेंसी सिलेबस भी उसी में लिखा हुआ मिलेगा, जी सब कुछ उसी में होगा। प्रीवियस ईयर वगैरह के सिलेबस आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ढूंढ लेना।
और मिल जाएगा, नहीं मिले तो फोन कर लेना ऑफिस में, वो आपको बता देंगे। जैसे आपका ऐप है सर, वो हरिमोहन सर के नाम से ऐप है सर आपका। हाँ, उस ऐप को, वो ऐप आपके वहां से कनेक्ट होने के बाद चलेगा, या मैं अपने फोन में डाउनलोड कर लूँ तो चल जाएगा? और फोन में डाउनलोड करके फोन नंबर रजिस्टर कर लीजिएगा। हमारा लगभग कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस को छोड़कर बाकी सब कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी सर उसमें वैसे तो चलता नहीं है वो। बेटा अपडेट करोगे तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभार आपकी तरफ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम रह जाती है। अच्छा, अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है नेट की, तो सर अब तो जियो है, इतनी हाई फाई स्पीड है, कोई बहुत बात नहीं, चलो उस चीज के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। और कोई सवाल? सर इसी बार देना है मैं तो पीटी। तो भाई तैयारी शुरू करो। तो कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं? कल से स्टार्ट है, शुरू है कल। अच्छा, तो हिंदी मीडियम न्यूज़ पेपर कौन सा? ये 11 बजे हिंदी मीडियम होगा, शाम को 5 बजे इंग्लिश मीडियम होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। और सर अगर दोनों तो क्लासें हिंदी मीडियम का न्यूज़ पेपर। भाई जिसको हिंदी मीडियम, भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, हमें कोई Yes, समस्या नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक बच्चे का होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों आ जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप दोनों अटेंड करो, आप 4 अटेंड करो, मुझे क्या समस्या है। लेकिन एक दिन की अगर 5 घंटे की क्लास आपको दूंगा मैं, तो 10 घंटे आप क्लास में बैठे रहोगे। 5 घंटे की क्लास होनी है जी। सर उसका एक बेनिफिट है ना, उसका बेनिफिट है जो आपने बताया ना कि 10 घंटे क्लास में देंगे, उसमें ये है ना क्लास में याद हो जाएगा बहुत सारा है। भाई वो याद हो जाएगा तो आप याद कर लो, हमें कोई समस्या नहीं है। हम तुम्हें दोनों ग्रुप्स के लिंक दे देंगे, मौज लो। हाँ जी सर, क्योंकि आप जो बताते हैं आधा उसी से हो जाता है ना। ना हो जाएगा, टेंशन ना लो। धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से देखो, हमारे यहाँ हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की और मैगजीन्स की सेपरेट प्रॉपर क्लासेस चलाएंगे, वो सभी बच्चों को अटेंड करनी होगी, ठीक है? जी जी। तो सर हाँ जी, एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो करंट अफेयर है सर अभी 1 ईयर का, इसकी भी आप क्लास लेने वाले हैं क्या? इसकी क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट होंगी, टेंशन ना लीजिएगा। सर न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम के लिए कौन सा सही रहेगा? मैडम हिंदी मीडियम के लिए कोई न्यूज़पेपर अच्छा नहीं है, वो सिर्फ क्या नाम है, लड्डू वाले को देके उसमें लड्डू रख के खाने के अलावा कुछ नहीं आता उसमें। सर सारा न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम का है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक। ओके सर। सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सर यदि कोई स्टूडेंट आपसे पर्सनली बात चाहे, तो सर वो पर्सनली बात आपसे कैसे करेगा? भाई देखिए, हमारे जितने भी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं सबके पास मेरा नंबर है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर जिन्होंने मेरा एडमिशन हमारे पास ले रखा है, वो क्लास में बात करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। अब सबको नंबर बांट दूंगा तो मैं बच्चों से बात करता रह जाऊंगा। जो बच्चा एडमिशन ले रखा है सबके पास मेरा नंबर है, वो आराम से बात करें, और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक बात करें, कोई समस्या नहीं। जैसे सर अभी एडमिशन तो हुआ नहीं यार, यदि मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करना आप मैडम से बात कर लीजिएगा, मैडम से आपसे मेरी बात करवा देंगी, मैं बोल देता हूँ उनको, आपका नंबर लिख लेता हूँ, मैं नाम लिख लेता हूँ, ठीक है? जी जी जी। हाँ, और कोई सवाल? सर सिलेबस ऐप में है? सिलेबस ऐप में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का कितना पोर्शन आता है सर पेपर में? बेटा देखो, पेपर में फिक्स नहीं बता सकते कि 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 10-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 2 भी नहीं आते। जी सर। सर करंट से रिलेटेड होती है ना? भाई वो डिपेंड करता है कि यूपीएससी का मूड क्या है। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ रखा है कि विटामिन ई इसके होने वाली बीमारी का नाम बताओ, ठीक है, तो वो तो करंट से रिलेटेड है ही नहीं। अब उसकी मर्जी, उसने पूछ लिया, हम मना थोड़ा ना कर सकते कि तूने क्यों पूछा। जी सर, ये तो है। समझे? वैसे सर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है बोर्ड में एग्जाम, सबसे ज्यादा आप 15-20 साल से आप टीच करा रहे हो, तो इसका आपको वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, किस बेस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या? जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पेपर पूछती है, तो सर जैसे आपको एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, तो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो किस क्षेत्र से पूछते हैं? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप 2011 से लेकर 2020 का पोर्शन उठाकर देखेंगे, ठीक है, तो एक 2013 का साल ऐसा था जब 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोनॉमी से, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से पूछे गए,
और 2016 का साल ऐसा था जब एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब 2013 के साथ 14 के साल के अंदर हिस्ट्री पूछ की गई, जब आगे 22, 25, 26 क्वेश्चन आए थे, और वहीं 2016 के अंदर 3 क्वेश्चन थे। 2015 के अंदर जो पॉलिटी लगभग 35 क्वेश्चनों पे गई हुई थी, उसका 1 क्वेश्चन था बस, या 2 क्वेश्चन थे। अब इसमें मैं आपसे ये कहूं कि यूपीएससी जो है वो इस फॉर्म में पूछ रही है, किसी से ज्यादा किसी से कम, तो भैया देखो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि इतना पढ़ के चले जाओ, 20 सवालों में से 12 सवाल पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं है। तो जैसे सर हम पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, हम पीटी का एग्जाम अभी 27 जून को एग्जाम है, हम देने वाले हैं, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान का सर पेपर है, फर्स्ट पेपर फ्री का, उसमें से यदि हम उसे 45 या 50 ऐसा बकवास नहीं चलती, आपको टॉपर्स में रहना है जी, आपको टॉपर्स में रहना है। अगर टॉपर्स ने 100 में से 100 क्वेश्चन कर दिए तो आपके भी 100 में से 100 होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है पीटी में, 15 से 20,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो 20,000 टॉपर्स को निकाल लिया जाता है। जो टॉपर होते हैं, बस उसमें ये नहीं होता कि हम इतने सवाल करते हैं उतने सवाल करते हैं, ये सब अंदाजा है, ये सब अंदाजा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सवाल होगा, तो जिसको बाकी कुछ पूछना हो मैडम से कॉल करे और मेरे से बात कर लेगा। ठीक है, नमस्कार भाई।